न्यूज है, चाइना एंड सऊदी अरबिया बायकॉट G20 मीटिंग हेल्ड बाय इंडिया इन कश्मीर। दोस्तों G20 की मीटिंग जो है वो भारत में हो चुकी है, लेकिन आज मैं जो टॉपिक आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं वो चर्चा ये करने वाला हूं कि क्या भारत में जो G20 की मीटिंग हो रही थी और भारत ने कश्मीर में जो G20 की मीटिंग कराई, क्या वो भारत के लिए उल्टा दांव पड़ गया। और ये जो मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, इस प्रश्न को रखने के साथ साथ आपसे मैं जवाब की भी इच्छा रखता हूं। आप इस क्लासेस को लाइव देखिए या इस क्लासेस को रिकॉर्डेड देखिए, जब भी देखिए मेरे प्रश्नों के जवाब आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि क्या G20 की मीटिंग भारत ने जो कश्मीर में रखी थी, जिसका विरोध चाइना और पाकिस्तान कर रहे थे और काफी सारे भारत के करीबी दोस्त इस मीटिंग में नहीं आए, क्या यह भारत के लिए फिर से सोचने समझने और विचारने का समय आ चुका है। क्या भारत का दांव उल्टा पड़ा है। क्यों भारत के दोस्त सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ओमान और टर्की इस मीटिंग में नहीं आए, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, इन्हीं सारी चीजों का हम विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है कि इस विश्लेषण को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। न्यूज है, आपको देखने को मिल रहा है, इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ ग्रुप बिकम्स मार्ड इन कंट्रोवर्सी एज टूरिज्म सेशन होस्टेड इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ऐसा ये न्यूज कह रहा है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मतलब है कि जो विवादित क्षेत्र है, और विवादित क्षेत्र कौन सा है, कश्मीर का क्षेत्र है, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी बातें हो रही हैं। इन बातों के ऊपर हम चलते हैं। तो दोस्तों, श्रीनगर में आप जानते हैं कि G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो है वो मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में चीन, टर्की, सऊदी अरब ने जो है वो हिस्सा नहीं लिया। भारत ने जिन 9 विशेष मेहमानों को इनवाइट किया था, उनमें से ओमान और इजिप्ट जो है वो इस G20 के मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया जो है इस बात को बहुत ही उछाल उछाल के कह रही है। पाकिस्तानी मीडिया पूरे लोगों को यह बताना चाह रही कि देखिए, हम कह रहे थे ना कि भारत ने जो है वो हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है। देखिए, ओमान ने इस चीज की जो है पुष्टि कर दी, चाइना ने इस चीज की पुष्टि कर दी, इजिप्ट ने भी इसकी पुष्टि की। इन लोग नहीं गए, यानी कि ये सारे के सारे देश मानते हैं कि जो कश्मीर का हिस्सा है वो भारत के द्वारा कब्जा किया हुआ हिस्सा है। ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो जीत है ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है, लेकिन क्या वाकई में ये उसकी डिप्लोमेटिक जीत है? क्या श्रीनगर में जो G20 की जो मीटिंग हुई थी, क्या भारत इस मीटिंग के माध्यम से जो हासिल करना चाहता था वो हासिल कर लिया है या नहीं कर लिया है? ऐसे कई सारे प्रश्न जो एक के बाद एक हमारे और आप सभी के दिमाग में आ रहे हैं। दोस्तों, कश्मीर भारत का सरताज, भारत का सर। 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटा, और अनुच्छेद 370 जब कश्मीर से हटा तो कश्मीर में होने वाला उस अनुच्छेद के हटने के बाद यह पहला अंतरराष्ट्रीय इवेंट था जिसे हम G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 देशों का जो समूह है उसका यह मीटिंग था। और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करने के लिए जो है वो भारत ने अपनी पूरी तरह से जितना प्रयास हो सकता था वो प्रयास किया, और इस आयोजन के माध्यम से भारत कश्मीर के हालातों को लेकर जो विश्व के सामने एक तस्वीर रखी जाती है कि कश्मीर की तस्वीर ऐसी है जहां हिंसा है, जहां मानव अधिकार का हनन है, भारत उस तस्वीर को सही तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहा था G20 के मीटिंग के बाद। यानी कि भारत यह दिखाना चाहता था कि जो तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है वो तस्वीर के उलट यहां की जो व्यवस्था है, यहां के जो लोग हैं वो सामान्य जीवन जी रहे हैं, यहां के हालात जो है वो सामान्य हैं, और इसका संदेश जो है वो देना चाहता था। कुछ देशों ने इसका बायकॉट किया, और उसको लेकर जो पीएमओ राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप जिसको इन्विटेशन कार्ड देते हैं सभी इन्विटेशन आपका स्वीकार ही करते हैं। अच्छा, नॉर्मली इसको थोड़ा सा हम लोग लाइट वे में लेकर चलते हैं, इसको समझिएगा। दोस्तों, आपके घर में जब शादी होती होगी या कोई फंक्शन होता होगा तो आप 1000 कार्ड छपवाते होंगे और सबको भेजते होंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से जो है वो कुछ लोग उसमें नहीं आ पाते हैं। इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनके साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं। सेम वैसे ही जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, आपने इनवाइट किया और जरूरी नहीं कि आपके इनविटेशन को जो है सभी स्वीकार करें और आपके बैठक में सभी लोग आ जाएं।
यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनका हित क्या है। क्या वो G20 में आकर अपने हित को साधना चाह रहे थे या G20 से जुड़ना चाह रहे थे कि नहीं जुड़ना चाह रहे थे, तो अपने हित में, जैसे कि आप इनविटेशन कार्ड आपके घर में भी आता होगा, तो जरूरी नहीं है कि आप सभी जगह चले जाते होंगे। आप सोचते होंगे अच्छा इसके साथ मेरी क्या रिश्तेदारी है, अच्छा ये दूर के मामा का, चाचा का, नाना का, काका का, इधर का उधर का रिश्तेदार है, तो क्या उतने दूर की रिश्तेदारी चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए। ऐसे करके जब आपके सामने जो बहुत सारे जब विकल्प आते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप हित देखते हैं कि आपका हित क्या है और उस हित के हिसाब से आप वहां जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो भारत के जो मतलब अगर हम बात करें पीएमओ जो राज्य मंत्री वही कह रहे हैं कि देखिए हमने इनवाइट तो किया लेकिन जो देश यहां नहीं आए उनको ऐसा लगा होगा कि उनका हित नहीं है, और कई सारे देश जो हैं उन्होंने अपने प्राइवेट ट्रेड डेलीगेशन को यहां भेजा था, क्योंकि ये जो कश्मीर में जो पूरी की पूरी मीटिंग हो रही थी ये टूरिज्म को देखकर था, और कई सारे देश के जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो टूरिज्म को चलाते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं कि हम इसको जोड़ें। अच्छा, दूसरी बात है जो पाकिस्तान अपना पीठ थपथपा रहा है, बार बार एक बात कह रहा है कि देखिए चाइना इसमें शामिल नहीं हुआ, और चाइना इसमें शामिल नहीं हुआ यानी कि चाइना ने जो है ये बात की जो है पुष्टि कर दी है कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है या कश्मीर जो है वो विवादित क्षेत्र है। तो दोस्तों चीन यहां नहीं आया ये तो पहले से तय था। चीन अरुणाचल प्रदेश में भी जब मीटिंग हुई थी तो उसका भी बहिष्कार किया था। तो चीन ने पहले ही बहुत खुले तौर पर कह दिया था कि जो ये एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या है, आपका विवाद का क्षेत्र है, और ऐसे विवाद वाले क्षेत्र में या ऐसे विवादग्रस्त क्षेत्र में जो है वो चीन नहीं आएगा। चीन ने इसको ओपनली कह दिया था। क्यों कहा था, उसके पीछे कारणों पर अगर हम जाएं तो बहुत सारे कारण हैं जो कि आप जान रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखिए और तस्वीर के माध्यम से हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 मई 2023 को श्रीनगर के जो सम्मेलन केंद्र है उसमें G20 पर्यटन बैठक में हिस्सा लेते ये विदेशी डेलीगेट्स जो है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर ये नक्शा देख रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस नक्शे के माध्यम से हम विश्व को बताते हैं कि देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है ये लद्दाख का क्षेत्र हमारा है और ये जम्मू कश्मीर है। पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक राज्य था, 370 हटने के बाद हमने इसको यूनियन टेरिटरी में जो है वो चेंज किया और 2 यूनियन टेरिटरी इसको बनाया, एक लद्दाख बनाया, दूसरा जम्मू कश्मीर बनाया, जो कि हम बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान और चाइना विश्व को क्या दिखाते हैं, पाकिस्तान और चाइना विश्व को ये मैप दिखाते हैं और इस मैप के आधार पर ये कहते हैं कि ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये क्षेत्र अक्साई चीन का है और ये क्षेत्र जो आपको देखने को मिल रहा है ये आजाद कश्मीर का क्षेत्र है। बाकी इन क्षेत्रों पर भी जो है वो विवाद दिखाते हैं। तो पुराना जो जम्मू कश्मीर है या आज का जो लेह का इलाका है, ठीक है ना, उस पर अगर हम बात करें तो चीन जो है इन अक्साई चीन वाले एरिया में जो है वो कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान भी जो है वो शख्सगाम घाटी के ऊपर जो है, जो ऊपर का आपको एरिया देखने को मिल रहा है, ये क्षेत्र आपको जो देखने को मिल रहा है, ये आपको इस एरिया को पाकिस्तान ने क्या किया है, चाइना को हैंडओवर कर दिया है। और इसी क्षेत्र से आप जान रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है वो निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर भारत बार बार विरोध जो है वो दर्ज करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जो भारत अपने इस क्षेत्र पर दावा कर रहा है, इस क्षेत्र पर पाकिस्तान और चाइना ने जो है वो कब्जा कर रखा है और किसी भी कब्जे की हुई भूमि के ऊपर जो है वो कैसे कह सकता है कि ये क्षेत्र जो है विवादित नहीं है। तो कुल मिलाकर चीन का जो हित है वो कश्मीर के हालातों को सामान्य ना दिखाने की लगी हुई थी और वो चाहता था कि वो कश्मीर के हालातों को सामान्य ना दिखाकर इस मुद्दे को जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दे, इस मुद्दे को जो है वो इंटरनेशनल मुद्दा बना दे, ठीक है, जिससे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो भारत को कहीं ना कहीं जो है वो दबाव में रख सके। हालांकि चीन के अलावा अगर अन्य देशों की बात करें तो किन्हीं देश ने अभी तक खुलकर यह नहीं बताया है कि वो भारत में G20 की जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग में क्यों नहीं आए। बस चीन ने जो है वो खुलकर बोला है कि यह हिस्सा जो है वो विवादित है, इसलिए उस विवादित हिस्से में नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि चीन के अलावा बाकी जो 4 देश हैं वो इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए। 4 देश कौन कौन से, तो टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट और ओमान जैसे देश क्यों पीछे हट गए, उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, उन फैसले का वजह क्या है, ये जानना होगा। और ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मुस्लिम देशों की राजनीति और कश्मीर पर मुस्लिम देशों का जो स्टैंड है उसे जानना होगा, उसे समझना होगा।
उम्मीद है कि आप मेरी बातों को बहुत क्लियर तरीके से समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो कमेंट करते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी कर दीजिए। फटाफट एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और बहुत ध्यान से सारे के सारे टॉपिक को समझिएगा, है ना। अब फिर से हम उसी प्रश्न में आ जाते हैं कि चीन के अलावा 4 देश जो है वो बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए। 4 देश कौन कौन से थे? टर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट और ओमान। अब ये जो पीछे हटे उसके कारण क्या है, तो हमने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मुस्लिम देश हैं उन मुस्लिम देशों की राजनीति को जो है समझना होगा, और ये मुस्लिम देश कश्मीर पर किस प्रकार से जो स्टैंड लेकर चल रहे हैं इसको समझना होगा। अब मुस्लिम देशों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें मुस्लिम देशों का जो ग्रुप है उसके बारे में बात करना होगा। और एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये पाकिस्तान की संसद में एर्दोगान ने 2020 में एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? स्वतंत्रता की लड़ाई में पाकिस्तान के लोगों ने हमारी जो मदद की वह हम कभी नहीं भूले और ना कभी भूलेंगे। अब कश्मीर के लिए हम ऐसे ही मदद करेंगे, ऐसा एर्दोगान ने कहा है। पाकिस्तान की संसद में 2020 का यह स्टेटमेंट दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये G20 के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी जो हैं वो दिख रहे हैं, और ये पुरानी तस्वीर है, G20 की 2022 की तस्वीर है इंडोनेशिया की। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम मुस्लिम देशों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 57 देशों का समूह है। और आप विश्व के इस मैप पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में OIC के नाम से जानते हैं, 57 देशों का समूह, और 57 देशों के समूह में ये हरे हरे कलर से आपको दिखाने को मिल रहा है। अब हरा कलर आपको सबसे ज्यादा आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां जितने भी देश हैं वो सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज। और कहा यह जाता है कि जो 57 देशों का जो समूह है वो यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कौन कौन से 57 देश इसमें शामिल हैं? आप अपने स्क्रीन पर ये 57 देशों के फ्लैग देख सकते हैं, जो कि मुस्लिम कंट्रीज है, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये 57 देशों का जो समूह है, ठीक है, वो उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि यह संगठन जो है वह कश्मीर के मुद्दे पर लेकर कभी भी भारत का खुलकर विरोध नहीं करता है। कभी भी ये जो देश हैं, ये देश जितने भी 57 देश दिख रहे हैं उसमें 2-3 देशों को अगर छोड़ दें तो कोई नहीं करता है। ये जो संगठन, इसका मानना यह है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और यूनाइटेड नेशन का जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से जो है इसका हल निकाला जाए। 2020 में ये जो ग्रुप है OIC, इसने कश्मीर पर रिजोल्यूशन पास करते हुए कहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित जो भी क्षेत्र है, यानी कि इन्होंने इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहा था, जो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास इस समय वर्तमान में है, इसको IOK कहा था, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। जैसे कि हम POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसा ही एक रिजोल्यूशन लाया गया था। कहां? OIC की मीटिंग में। और इस रिजोल्यूशन में इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो बात की थी, और इसने कहा था कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थिति को बदलने के लिए भारत द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं वो सारे के सारे कदम गैर कानूनी हैं, एक तरफा हैं और OIC से खारिज करता है। कौन सी कदम की बात हो रही थी? कदम की बात हो रही थी आर्टिकल 370 को हटाए जाने की बात, और उसके बाद OIC में ये सारी की सारी बात हुई थी। यानी कि OIC का कश्मीर मामलों पर जो स्टैंड है वो ज्यादातर सदस्यों के लिए एक हिस्टोरिकल बैगेज है, जिसके चलते अगर हम बात करें तो उन्हें मजबूरन ऐसा स्टैंड जो है वो लेना पड़ता है। और इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्तिगत आधार पर ये जो भी देश आपको देखने को मिल रहे हैं इनका भारत के साथ संबंध जो है खराब है। फिर एक प्रश्न आपके दिमाग में और आएगा, क्या प्रश्न है? टर्की। अभी कुछ दिन पहले भूकंप आया था और टर्की, जिसको कि आप तुर्की भी कहते हैं, उसके साथ जो संबंध थे भारत के वो बेहतर हो रहे थे। तो क्या टर्की G20 की मीटिंग में नहीं आया तो क्या भारत और टर्की, यानी कि भारत और तुर्की के बीच का जो संबंध है वो संबंध खराब पड़ सकता है? ऐसा भी प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए अगर अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि टर्की यानी कि तुर्की भारत का जो कश्मीर का जो मुद्दा है उस मुद्दे में वो भारत का विरोधी रहा है। पर हाल ही में जिस प्रकार से वहां भूकंप आया और भूकंप में सबसे पहला जो मददगार वहां पहुंचा था वो कोई और नहीं बल्कि भारत पहुंचा था, और भारत ने इसके लिए एक मिशन चलाया था जिस मिशन को आप ऑपरेशन दोस्त के नाम से जानते हैं। और ये आपको वो टीम नजर आ रही है जो कि ऑपरेशन दोस्त के रूप में जो है वो टर्की पहुंची थी। तो भारत ने यहां जो ऑपरेशन दोस्त चलाया था उसमें ना केवल 2 टन मदद की थी बल्कि
100 लोगों का एक ग्रुप भेजा था जो कि यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो काम करें, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी भारत के द्वारा कि भारत की कश्मीर पॉलिसी पर जो कठोर रवैया तुर्की रखता है उस पर वो कुछ बदलाव लाएगा। हालांकि तुर्की ने इतनी जल्दी यू टर्न मार दी, इसके बारे में अभी तक भारत में किसी ने सोचा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि तुर्की जो है इस कदम से भारत में जो सुधरते हुए रिश्ते हैं वो डीरेल हो जाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता है, इस पर भी हमें ध्यान रखना होगा। तुर्की, सऊदी अरब जैसे जो भी देश हैं, उनके रिश्ते G20 के आने और ना आने से कहीं भी किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं आएगी। हां, फिलहाल अगर हम बात करें तो उनके लिए इस हिस्टोरिकल बैगेज से जो है वो दूर रहने पाना जो है वो काफी मुश्किल है। अब अगली बात अगर हम बात करें तो अगर हम सऊदी अरब के बारे में बात करें तो सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है, ठीक है ना। टर्की के साथ हम कह रहे हैं कि हम अपने संबंधों को जो है वो सुधार रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ अगर हम बात करें तो हमारे संबंध जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है ना। और कश्मीर के मुद्दे पर अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर सऊदी अरब नहीं आ पा रहा होगा तो उसने भारत को अपने औपचारिक तौर से अपनी स्थिति बता दी होगी कि वो क्यों नहीं आ रहा है। फिर प्रश्न एक और आता है कि क्या श्रीनगर में जब G20 की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इजिप्ट, ओमान और सऊदी अरब भारत नहीं आए थे, तो क्या उनके रिश्ते जो हैं उनमें किसी भी प्रकार से खटास आ सकती है? तो दोस्तों, भारत और इजिप्ट, आपके स्क्रीन पर ये नेहरू जी नजर आ रहे हैं जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो कहा यह जाता है, और ये आपके स्क्रीन पर नासिर जी नजर आ रहे हैं, तो कहा यह जाता है कि भारत और इजिप्ट के रिश्ते जो है वो आज के रिश्ते नहीं हैं, वो नेहरू और नासिर के जमाने के शानदार रिश्ते हैं। और कमोवश अगर हम बात करें तो आज भी रिश्ते जो है वो हमारे बेहतरीन बन रहे हैं। हाल की घटनाओं पर अगर ध्यान दें तो 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी में इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, जो कि आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है जिसके माध्यम से आपको याद आ रहा होगा। दोनों देशों ने अपने संबंधों को कहा था कि हम और भी ज्यादा अपग्रेड करेंगे और इसके लिए हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में जो है वो काम करेंगे। हाल ही के दिनों में जो भारतीय सेना के जो प्रमुख है मनोज पांडे जी, वो इजिप्ट के दौरे पे गए थे, और मीडिया की जो रिपोर्ट्स आई थे उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि इजिप्ट और भारत ने मिलकर जो एक समझौता किया है, जिस समझौते के अनुसार भारत 70 तेजस लड़ाकू विमान जो है वो इजिप्ट को बेचेगा, यानी कि इजिप्ट जो है वो 70 तेजस लड़ाकू विमान जो है वो भारत से खरीदेगा, और भारत के लिए जो है वो ये चीज है कि भारत जो है वो प्रोडक्शन यूनिट जो है वो कहां लगाएगा, इजिप्ट में लगाएगा। इसी तरह सऊदी अरब के और भारत के रिश्ते के बारे में अगर हम बात करें तो सऊदी अरब और भारत के रिश्ते जो हैं काफी गहरे हैं, और यहां तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 जब हटाया गया उसके बाद भी OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अध्यक्ष यानी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का जब जोरदार दबाव था कि तुरंत जो है वो क्या किया जाए, OIC की मीटिंग बुलाई जाए कश्मीर को लेकर, सऊदी अरब ने जो है उसको दरकिनार कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। बदले में जब ये सारी चीजें हुई तो सऊदी अरब को पाकिस्तान ने धमकी दी कि सऊदी अरब के जो विरोधी देश हैं, जो उसके दुश्मन देश हैं, ईरान, मलेशिया और टर्की, उन देशों का जो है वो मदद लेगा। तो 2020 में जो है इस दबाव में आकर जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग जो है वो आयोजित की थी। अब अगला देश जो है जो कि इसमें नहीं आया था उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो देश नजर आ रहा है ओमान। आप मैप पर जो है वो देख सकते हैं, ये सऊदी अरब के पूरब में आप जाएंगे तो आपको ओमान नजर आएगा, जिसकी राजधानी आपको मस्कट नजर आएगी, है ना। ओमान के पूर्व में आप आ रहे हैं तो आप अरब सागर नजर आएगा, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मुंबई, सूरत यानी कि भारत का क्षेत्र नजर आएगा। ओमान के उत्तर में जा रहे हैं तो आपको ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान नजर आएगा। पश्चिम में जो देश है वो सऊदी अरब है, दक्षिण में यमन है, उत्तर में अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये मैप आपको देखने को मिल रहा है, और ये आप देख रहे हैं ओमान के प्रमुख और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ओमान के साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत के जो रिश्ते हैं वो ऐतिहासिक व्यापारिक रिश्ते हैं, और हाल ही में ओमान और भारत के बीच में व्यापारिक क्षेत्र में जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। ओमान में जो भारतीय डायस्पोरा है वो काफी प्रभावी है, हजारों की संख्या में ओमान में भारतीय प्रवासी रहते हैं। ओमान के बारे में कहा जाता है कि ओमान जैसा छोटा देश अगर G20 की बैठक में निमंत्रण पाकर नहीं आया, ठीक है ना, तो G20 की बैठक का निमंत्रण पाकर हाल तक काफी जो अपना पॉजिटिव रहा वो नहीं रहा है, तो उस पर एक बार फिर से जो है वो सोचना होगा, क्योंकि हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ओमान के ऊपर जो मुस्लिम देश हैं या मुस्लिम देशों की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ओमान को जो है वो रोक रही है, ठीक है।
क्योंकि इन मुस्लिम देशों ने जो है वो कश्मीर मुद्दे पर एक रिजिड स्टैंड लिया था, तो हो सकता है कि कॉम्युनल के आधार पर, धर्म के आधार पर ही हो सकता है ये कंट्रीज ना आ रहे हो। ठीक है, अब कश्मीर जो है वो एक ज्योग्राफिकल समस्या है, लेकिन पाकिस्तान इसको ज्योग्राफिकल समस्या के जगह पर जो है वो धर्म से जोड़ रहा है। तो ऐसे में सऊदी अरब, इजिप्ट के साथ रिश्ते जो सुधर रहे हैं, इनके सुधरने की गुंजाइश और भी ज्यादा है। यूएई की तरह और भी जो भी मुस्लिम राजनीति को किनारे करके जो भारत के पक्ष में खड़े हैं, तो हो सकता है ये सब भी देश जो है वो भारत के पक्ष में धीरे धीरे आए। ओमान का स्टैंड ओआईसी के हिस्टोरिकल बैगेज और पीयर प्रेशर के चलते हो सकता है कि बहुत ज्यादा नजर ना आ रहा हो। जहां मुस्लिम जो देश है, जो बड़े देश हैं, वो जो रास्ता अपना रहे हैं, हो सकता है कि उनको देखकर ओमान भी सोच रहा होगा कि जब सऊदी अरब नहीं गया, यूएई नहीं गया, टर्की नहीं गया, तो हम क्यों जाए। तो पाकिस्तान जैसे देश जहां इसको अपने बॉयकाट के, वो क्योंकि वो बॉयकाट कर रहे थे, वो कह रहे थे, अपील कर रहे थे कि ये सब बॉयकाट करे, तो वो खुद की जो जीत बता रहे हैं, असलियत में मामला कुछ और भी है। जैसा कि हमने अभी तक बात किया कि चीन का ना आना सबको मालूम है, जबकि ओआईसी के जो मेंबर हैं वो अपने ऐतिहासिक स्टैंड पे जो है वो हो सकता है कि तुरंत बदल ना सके, इसलिए उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया कि भैया G20 के मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, भारत के साथ हमारे संबंध मजबूत थे, मजबूत रहेंगे। तो अहम बात यह है कि चीन को छोड़कर कोई और देश जो है वो खुलकर जो है वो G20 का कश्मीर में जो मीटिंग हो रहा था उसका कोई विरोध नहीं किया। लेकिन भारत के लिए एक चीज और भी है कि 24 देश जो हैं वो कश्मीर में भारत के साथ खड़े थे, और भारत ने जो अपने स्ट्रेटेजिक टारगेट सोच के रखे थे उसको कहीं ना कहीं जो है इससे सफलता मिली है। ठीक है, तो ये टॉपिक रहा आप लोगों के लिए, पहला टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, और उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए। ये पहला टॉपिक है, इसके बाद अभी 4 टॉपिक और भी हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस है, एक ऑफर चल रहा है आप लोग के लिए। आज 26 तारीख है, आज अंतिम तिथि है दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी पर, अनअकैडमी आप जान रहे हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको आपके सपनों तक पहुंचाते हैं। चाहे आईएएस हो, किसी भी स्टेट का पीएससी एग्जाम हो, जिसको कि आप बोलचाल की भाषा में पीसीएस कहते हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आईआईटी हो, नेट हो, आईआईटी एग्जाम हो, नेट जेआरएफ हो, क्लास 9, 10, 11, 12 हो, कुछ भी हो, आप अनूप 10 ये कोड याद रखिएगा, और हो सके तो कमेंट में अगर आप बता दे तो और भी अच्छा है। इस कोड के माध्यम से जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, तो आज तक ये ऑफर है 20% ऑफ का, इसका आप लाभ उठाइए। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट ध्यान रखें, 2025 के लिए टारगेटेड बैच है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 महीने का फ्री मिलेगा, फीस 9,599। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 महीने का फ्री मिलेगा, फीस 7,599 हो जाएगा। जो फीस आपको 11,999 दिख रही थी, जो फीस 9,499 दिख रही थी, है ना। अभी हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे। क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे जिसमें प्रश्न मैं पूछ रहा था, इसका जवाब दीजिएगा। हो सके इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार और देखेंगे तो बहुत सारी चीज और भी आपके दिमाग में आएंगे। ये अतिरिक्त जानकारी है, इसका आप लाभ उठाइए। ये एडवांटेज है आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ने का, इसका भी आप लाभ उठाइए। ठीक है, तो ये